Hello guys, good morning. Welcome to the Vedant Education. This is class 11 chemistry class. चलिए नेक्स्ट आज के टॉपिक पे, आज के लेक्चर पे बात करते हैं। जैसे कि आपको मालूम है एटॉमिक स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे और उसमें खूब सारे लेक्चर्स हमने पढ़ लिए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स को हमने कवर उसमें कर लिया है। ओके गाइस, थोड़ा सा आज का टॉपिक जो है उसको शुरू करने से पहले हम थोड़े से रिकैप करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स को, कि एटम के स्ट्रक्चर को शो ऑफ करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स आए और उनका प्रोग्रेसिव स्टेप बाय स्टेप अपन मॉडल पढ़ रहे हैं कि ये मॉडल आया, इसने ये बताया, ये इसकी कमी रही, नेक्स्ट जनरेशन में ये मॉडल आया और उसने ये इम्प्रूवमेंट्स किए उस मॉडल में। ठीक है, तो हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेसिव एटॉमिक मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल की बात की। थॉमसन्स ने कहा कि भैया एटम जो है आपका एक क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेयर है, और वो जो स्फेयर है वो पॉजिटिवली चार्ज जो स्फेयर है उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एज अ सीड्स इन द वाटरमेलन या पुडिंग्स इन द केक डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, यही चीज़ उसने बोली थी थॉमसन ने। काफ़ी सारी इसमें ड्रॉबैक्स हैं, है ना, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर इसके बाद में कौन आए, रदरफोर्ड भैया आए। रदरफोर्ड भैया ने क्या कहा कि भैया जो एटम है ना, एटम है उसके अंदर एक सेंट्रलाइज्ड मास है, उसको न्यूक्लियस कहेंगे, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे हैं और उसके चारों तरफ क्या है, बहुत बड़ा एक वैकेंट पोर्शन होता है जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं उसके चारों तरफ। ठीक है क्या, ये बोला रदरफोर्ड भैया ने। काफ़ी सारी कमियां रही इसमें भी मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और वो एक सेंटर चार्ज के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए, इट शुड एमिट एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स EMR। आ गया है एक और टॉपिक जो हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या है, इट्स अ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द वेव और रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी, इसको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एज पर द मैक्सवेल, इफ ए चार्ज पार्टिकल रोटेट्स अराउंड ए चार्ज दैट मस्ट बी जस्ट लिबरेटिंग आउट सम एनर्जी, एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करना चाहिए, और ऐसा करेगा देन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली स्क्वीज्ड एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन मस्ट बी गेटिंग इनटू द सेंटर। How atom is stable, this is not being solved or told by the Rutherford. Okay, and some kind of the spectrum problem was also there with the Rutherford, कि जो स्पेक्ट्रम था एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक, और वो स्पेक्ट्रम जो थे उनको वो उसने कहा कि भैया वो एनर्जी एमिट कर रहा है, दैट मस्ट बी कंटिन्यू। लेकिन जब स्पेक्ट्रम देखे गए उसी एनर्जी के, तो वो एनर्जी के स्पेक्ट्रम कैसे थे, डिसकंटिन्यूड फॉर्म में थे, है ना। जैसे इसकी ऐसे सिंपल सादे वर्ड शब्दों में देखिए, जो एनर्जी है ना ये यहाँ से जाने वाली, उसकी फ़ोटो खींचते हैं। इन्होंने कहा कि वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है। अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है तो इसमें पूरे के अंदर क्या होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, स्पेक्ट्रम में पूरे में लाइट होनी चाहिए, जबकि स्पेक्ट्रम कैसा था, ऐसे लाइनों की फॉर्म में डिसकंटिन्यूड था। वाई इट इज सो, नो आंसर। तो ये काफ़ी सारी इसके ड्रॉबैक्स रहे, इंपॉर्टेंट ये दो हैं। फिर प्रोग्रेस, अच्छा, ड्यूरिंग दीज एटॉमिक मॉडल्स हमने क्या देख लिए थे, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज की बात कर ली, फिर यहाँ से रेडिएशन एमिशन की बात आई, एनर्जी की रेडिएशन फॉर्म्स की बात आई, तो हमने EMR की बात कर ली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर ली, जिसमें हमने विजिबल स्पेक्ट्रम की भी बात की थी, विबग्योर, है ना, 400 से 750 एंगस्ट्रॉम तक उसका लैम्डा होता है, और काफ़ी सारे उसमें हमने क्वेश्चंस भी देखे। एंड उसी के साथ में हमने एक क्वांटाइज्ड थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की हमने बात कर ली। उस रेडिएशन के अंदर छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी होने की हमने बात कर ली, जो किसने बताई थी, प्लांक ने बताई थी, विच इज बीन नेम्ड एज द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सॉरी, तो ये जो हमने अभी तक प्रोग्रेसिव चीज़ें पढ़ी है, उसके बाद में अब हमारे पास में जो आता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल आता है। बच्चों, जो हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, उसकी जो प्रॉब्लम्स थी, उसके डिसएडवांटेजेस जो थे, उनके अंदर मॉडिफिकेशंस किए बोहर ने। एग्जैक्टली उसने वही किया। बेस तो क्या था, आपका रदरफोर्ड मॉडल ही है बेस तो बच्चों, ठीक है ना, लेकिन उसमें जहाँ जहाँ कमियाँ थी उनको उसने मॉडिफाई कर दिया। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बोहर्स एटॉमिक मॉडल।
ओके, चलिए अब अपन बात करते हैं इसकी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो एक सिंपल या आपकी ऑर्डिनरी फिजिक्स पे बेस्ड मॉडल नहीं है, ठीक है। वो क्या है, क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड मॉडल है, ठीक है। सबसे सिंपल बात मैं बोलूंगा कि दिस इज ए मॉडल बेस्ड ऑन quantum theory. That means you have to know the Planck's quantum theory before this. Quantum theory का मतलब क्या हो गया, a theory which is explaining that energy is quantized. Energy क्या है, छोटे छोटे क्वांटा, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है, उस थ्योरी पे ये बेस्ड है। विथ साथ में हेल्प क्या है, विद द क्लासिकल फिजिक्स। ओके, इन दोनों के फॉर्म्स के अंदर ये चलेगा, दोनों की हेल्प से ये चलने वाला है, ठीक है। ओके, अब देखिए, अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, जो बातें इसने बोली अपन डायरेक्ट उन पे चलेंगे। इसने क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, क्या नहीं किए, उनकी बात ना करके हम इसके पोस्टुलेट्स पे चलेंगे कि इसने फाइनली किसी भी एटम के मॉडल के होने के बारे में क्या क्या बातें बोली, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, टुडे नाउ वी पोस्टुलेट्स, वी आर जस्ट talking about the postulates of the Bohr's model, and the very first postulate is what? पहला postulate क्या है, देखना बच्चों, एटम का जो मॉडल है इसका वो बेस्ड है रदरफोर्ड पे, लेकिन उसकी जो कमियां थी उनको उसने रिजोल्व किया। तो इसका मतलब ये भी वही बात कह रहा है कि भैया एटम कैसा है, सेंट्रलाइज्ड मास है, जिसको न्यूक्लियस बोला है, जिसका चार्ज पॉजिटिव है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। बस ये तो सिंपल है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट वही है, एटम हैव सेंट्रलाइज्ड मास। कैसा है एटम का मास, सेंट्रलाइज्ड, मतलब एक सेंटर के ऊपर है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो जो मास है सेंट्रलाइज्ड, वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। एटम हैव सेंट्रलाइज्ड मास, पॉजिटिवली चार्ज्ड, known as nucleus, which have neutrons and प्रोटॉन्स। उसमें क्या क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स उसके अंदर होते हैं, ये उसने भी कहा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भैया जो न्यूक्लियस है वो क्या है, ये वाली बात रदरफोर्ड ने भी बोल दी थी कि भैया जो न्यूक्लियस है वो पूरे एटम के सामने बहुत ही छोटा है। समझा है आपने, अपन ने पढ़ा भी था रदरफोर्ड के अंदर, रदरफोर्ड की एप्लीकेशंस में पढ़ा था कि जो डायमीटर ऑफ द एटम है दैट इज हाउ मच टाइम्स ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, 10⁵, ठीक है। व्हाट इट इज, डाया ऑफ न्यूक्लियस। समझ में आ रही है बात। तो जैसा कि ये अपन कह सकते हैं कि भैया जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल देन द एटम। एटम के सामने तो कुछ भी नहीं लगता है बच्चों, बहुत छोटा। ये बात रदरफोर्ड ने भी बोल दी थी और हमने वहां पे एक्सप्लेन भी किया था कि जो डायमीटर है वो न्यूक्लियस के डायमीटर से 10⁵ गुना, 10⁵ टाइम्स ग्रेटर है। ऐसे ही हमने उसके वॉल्यूम के भी रिलेशंस की बात की थी कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज अराउंड 10⁻15 टाइम्स ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो ये वाली चीज क्या है जो रदरफोर्ड ने बोली थी, उसी को इसने भी सपोर्ट किया कि इट इज ओके दैट द एटम इज हैविंग सेंट्रलाइज्ड मास, जिसका पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, और वो न्यूक्लियस कहलाएगा, और वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, और उसका जो साइज है न्यूक्लियस का वो एटम से बहुत 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 छोटा है। इज इट ओके? लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टुलेट नंबर 2। सेकेंड पोस्टुलेट में उसने, बोहर ने जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसी को सपोर्ट किया अगेन, और इट इज जस्ट बिहाफ ऑफ और इन द सेंस ऑफ द रोटेशन और रिवॉल्यूशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसने भी वही कहा कि इलेक्ट्रॉन
क्या करता है? रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। कहां रिवॉल्व करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। कौन? इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर पाथ लाइक सोलर सिस्टम। ठीक है, तो जो चीज रदरफोर्ड ने कही थी उसी को इसने भी क्या किया? इसने भी सपोर्ट किया कि भैया जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, तो इसने भी वही बात कही कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहेंगे। और कैसे रिवॉल्व करेंगे? एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेंगे। ओके, जैसे ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया, एंड दीज आर द डिफरेंट पाथ्स। ठीक है, इन सम पाथ, इन एनी वन ऑफ दीज पाथ इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व। ठीक है ना? ओके, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और वो जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और ये पाथ कैसे हैं? सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, एंड वन थिंग मोर अबाउट दिस पोस्टुलेट इज द अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। कौन सा होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पढ़ रखे हैं हमने। क्या बोलते हैं इसको? कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोल रहे हैं? कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, या इसी को हमने क्या बोला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, है ना? तो क्या कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज दिस? कोलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ओके, एंड ए रिपल्सन फोर्स फ्रॉम न्यूक्लियस। अच्छा, इसी न्यूक्लियस से जो रिपल्सन फोर्स है, इसी को आप क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर इक्वल। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए इस पोस्टुलेट पे कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ये जो नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर न्यूक्लियस की तरफ एक अट्रैक्शन लगेगा। दो चार्ज पार्टिकल है या दो चार्ज है, उनके बीच में अट्रैक्शन है। क्या बोलते हैं ऐसे अट्रैक्शन को? कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, है ना? और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है बच्चों? पहले भी मैंने बताया है, ये सेंटर है, बस में बैठते हैं, इसके चारों तरफ राउंड अबाउट सर्किल है, ऐसे घूमती है बस, तो पैसेंजर्स होते हैं, सवारी बाहर की तरफ गिरती है। ए फोर्स विल पुश अप, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो एटम है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो उसको बाहर की तरफ पुश करेगा, फार फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से दूर फेंकने का काम करेगा। दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, और वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अंदर की तरफ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स हो गया? दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड बोथ द फोर्सेस विल बी इक्वल टू ईच अदर ड्यू टू द इक्वलेंसी ऑफ दीज टू फोर्सेस। आपस में क्या होंगे? ये कैंसिल आउट होंगे, एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी बैलेंस्ड इन ए सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? सर्कुलर पाथ में बैलेंस कर जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ गई बात? चलिए अब देखिए, मैं इनको हटा देता हूं, एंड लेट अस टॉक अबाउट ए नेक्स्ट पोस्टुलेट विच इज थर्ड पोस्टुलेट। Postulate number third.
अब देखिए बात, अब यहां से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है बच्चों। दो पोस्टुलेट तो रदरफोर्ड से मिलते जुलते हैं। अब जो रदरफोर्ड की कमी थी, रदरफोर्ड ये भी नहीं बता सका था कि भैया इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कौन से सर्कुलर पाथ में, जहां मर्जी आएगी वहीं घूम लेगा क्या। तो उस चीज के ऊपर बोहर ने एक्ट किया है, काम किया है, एंड ही एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, तो देखिए क्या कहा इसने कि भैया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है कि जहां जची, जहां मन में आई वहीं रिवॉल्व करने लग गया। ध्यान देना इस बात पे। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली रिवॉल्व इन ए सर्टेन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉन, एक सर्टेन सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व कर सकता है। दैट मस्ट बी आस्क्ड एज द ऑर्बिट। उसको क्या बोल रहे हैं, एक ऑर्बिट बोल रहे हैं। जैसे अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ अपने एक ऑर्बिट में, एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। समझना इस बात को। अकॉर्डिंग टू इट इलेक्ट्रॉन can't be revolve in any path। समझ में आ रही है बात, इन एनी पाथ, किसी भी पाथ में वो रिवॉल्व नहीं कर सकता, बट देयर विल बी ए सर्टेन या डेफिनेट बोलिए, देयर विल बी ए डेफिनेट पाथ for electron revolution around nucleus। बात समझ में आई क्या। पहले तो इसने बोला कि भैया जचे जहां पे रिवॉल्व नहीं कर सकता है, द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिवॉल्विंग इन ए सर्टेन एंड डेफिनेट पाथ। ओके, और वो कौन सा होगा, दैट पाथ will have angular momentum equal to NH/2 पाई। ध्यान देना इस बात पे, बहुत बड़ी बात बोली है इसने कहा है कि भैया मर्जी है, जिस पाथ में नहीं घूम सकता है वो उसी पाथ में घूमेगा जिस पाथ का एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या हो, NH/2 पाई के बराबर हो। दैट मीन्स द सर्कुलर पाथ कौन सा होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ कौन सा होगा, सर्कुलर पाथ कौन सा होगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, NH/2 पाई होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv/r इक्वल्स टू NH/2 पाई। बोलिए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो सर्टेन सर्कुलर पाथ है वो कौन सा है, दैट सर्कुलर पाथ कौन सा होगा, वो होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, NH/2 पाई के बराबर है। mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नंबर वन का एंगुलर मोमेंटम mvr जो है वो NH/2 पाई के बराबर आ रहा है, जिसमें n की वैल्यू है 1। समझिएगा इस बात को, ठीक है। अब यहां पे समझने की बात यह है कि ये वैल्यूज क्या है, n क्या है, h क्या है, एंड होपफुली यू कैन गेट इट। चलिए अपन बात करते हैं थोड़ा सा इस mvr के ऊपर बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम पे। देन हम इस NH/2 पाई के इक्वल होने की बात करते हैं और ऑर्बिट्स को डिफाइन करते हैं कि कौन से ऑर्बिट में एग्जैक्टली वो रहेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम वाली बात यहां पे सामने आ रही है, इसका मतलब हम समझते हैं। देखिए एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली क्या होता है, इफ यू टॉक अबाउट दैट इट इज द न्यूक्लियस, ओके, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ है, ओके, और उन सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इट इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन, ओके। अब यहां पे ये mvr क्या है कि m मास का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पे है, m इसका मास है, ओके। m मास का इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस के ऊपर
क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, समझिए बात को। m मास का इलेक्ट्रॉन सेंटर से r रेडियस के ऊपर v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो इसका जो मोमेंटम आ रहा है दैट इज एट द r एंगल, एक सर्टेन एंगल के ऊपर आएगा। ठीक है, मोमेंटम जो होगा दैट इज mvr। m is the mass of electron or the revolving particle, v is the velocity of that revolution and r is the distance from the center, that means the radius। okay, तो कौन से क्लास में, कौन से ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, उसी में रिवॉल्व करेगा। जैसे मैं इस ऑर्बिट का mvr चेक करूं तो वो किसके इक्वल आए, nh/2 के आए, जहां पर n अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक होल नंबर है। व्हाट इट इज, ए होल नंबर, 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इसको जीरो कर दिया तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये टर्म जीरो हो गया तो mvr भी जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स mvr जीरो, इसका मतलब कोई रोटेशन ही नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का रोटेशन खत्म हो जाएगा। सो n की वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती, बट 1 to इनफाइनाइट चलती है। क्या चलती है, 1 to इनफाइनाइट चलती है। तो इसने क्या कहा कि उस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो, nh/2 हो। यहां पे ये जो n होल नंबर है गाइस, ये क्या है, देखिए 4 ऑर्बिट 1, पहले ऑर्बिट के लिए क्या होगा, mvr विल बी इक्वल्स टू 1h/2। सेकेंड ऑर्बिट mvr इक्वल्स टू 2 इंटू h/2। समझ लिया इस बात को, ठीक है ना। थर्ड ऑर्बिट mvr इक्वल्स टू 3 इंटू h/2, और यहां पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। कितनी वैल्यू थी बच्चों, 6.626 इंटू 10⁻31 किलो जूल्स पर मोल, सॉरी पर सेकेंड। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है आप लोगों को। तो इसने क्या किया, उस ऑर्बिट को डिफाइन किया। देखिए रदरफोर्ड की जो कमी रही थी कि भैया वो जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो कहां पे जाकर के रिवॉल्व करने वाला है वो बताइए। रदरफोर्ड उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था, बस उसने ये बोला कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है साहब, कहां कर रहा है वी डोंट नो। तो ये चीज किसने की, ये चीज आपके बोहर ने एक्सप्लेन की है कि वो कहां रिवॉल्व करेगा, जहां पे उस इलेक्ट्रॉन का mvr क्या हो, nh/2 के बराबर हो जाए। अब n की वैल्यू आप 1 रखते हो और वो mvr के बराबर हो जाए तो इसका मतलब वो क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। अगर n की वैल्यू 2 रखे और mvr के बराबर हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि वो सेकेंड ऑर्बिटर में है, थर्ड ऑर्बिट में है। n जो है ना वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, n इक्वल्स टू इट कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, सो ऑन। समझ में आ रही है क्या आपको बात, जो आपका n है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। दैट मीन्स देयर मस्ट बी ए डिफाइंड क्लास, देयर मस्ट बी ए डिफाइंड ऑर्बिट फॉर रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, डेड पहला और दूसरे के बीच में है ना, पहले ऑर्बिट और दूसरे ऑर्बिट के बीच की बात हो गई, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट ऑर्बिट में चलता है, कोई भी ऑर्बिट के बीच की जगह में नहीं चलता, क्योंकि किसी भी दो ऑर्बिट के बीच की जगह जो होती है बच्चों, किन्हीं भी दो ऑर्बिट्स के बीच की जगह जो होती है वो जीरो प्रोबेबिलिटी की होती है, वहां पे इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन कहां होता है, एग्जैक्ट इस लोकेशन पे रहेगा, इस लोकेशन पे, एंड दोज आर ऑर्बिट्स एंड द नंबर ऑफ द ऑर्बिट इज n। वही जो होल नंबर n की हम बात कर रहे हैं वही क्या है, देयर ऑर्बिट नंबर, ठीक है। और उस ऑर्बिट को, दिस ऑर्बिट where electron is revolving, this orbit where electron is revolving is
दे आर स्टेशनरी फॉर्म या फेज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी शो करता है वहां पर जहां पर हम MVR इक्वल्स टू NH/2π होने की बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है। पहली बात तो वो रदरफोर्ड की कमी थी जो सोल्व हो गई कि भैया इलेक्ट्रॉन रोटेट करता तो है सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व करता तो है, बट इन विच काइंड ऑफ द ऑर्बिट्स, इन विच ऑर्बिट इट रिवॉल्व्स। ये वाली बात तो यहाँ पे एक्सप्लेन हो गई कि भैया वो उसमें करेगा जिसका MVR NH/2π के बराबर और n इज अ होल नंबर एंड इट इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है बात। अब दूसरी बात जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट कर रहा है देन द एटम कैन नॉट बी स्टेबल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करके रिवॉल्व कर रहा है देन इट मस्ट बी गेट इनटू द न्यूक्लियस एट ऑन द एक्सपायरी, और हम क्या बोले विद अ लॉन्ग टाइम ऑफ द रिवॉल्यूशंस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसने इसी पोस्टुलेट में मैं बोल रहा हूं बाय द एक्सपायरी, बाय द एक्सपायरी व्हाट इट मीन्स कि मतलब विद द लॉन्ग टाइम ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द एक्सपायरी इलेक्ट्रॉन revolves in stationary orbit where it don't, बहुत इंपॉर्टेंट बात, it don't release एनर्जी। ध्यान देना, एंड दिस ऑर्बिट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट क्या है? दैट स्टेट फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिलीज एनी एनर्जी, डू नॉट एमिट एनी एनर्जी। तो वो वाली बात का यहां पे सेटिस्फेक्शन हो गया कि भैया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए एनर्जी रिलीज करेगा तो वो तो न्यूक्लियस में आके गिरना चाहिए। बोहर ने बोला कि भैया ऐसा नहीं होता है। अगर वो अपनी स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने का मतलब क्या है? इन दैट ऑर्बिट वेयर MVR इक्वल्स टू NH/2π, अगर उसमें रिवॉल्व कर रहा है तो वो वहां से एनर्जी को एमिट नहीं कर सकता है। इसका मतलब वो निरंतर कंटिन्यूअसली उसी में क्या करता रहेगा? रिवॉल्व करता रहेगा, क्योंकि एनर्जी का एमिशन तो कर नहीं रहा है, मतलब स्टेबल रहेगा, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं? उसका ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। बच्चों आप आगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन लाइज इन द ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉन लाइज इन द ग्राउंड स्टेट, और वो ग्राउंड स्टेट में लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी बेसिक एनर्जी में है, वहां से वो एमिशन नहीं करेगा, एनर्जी का एमिशन नहीं कर सकता है उस ग्राउंड स्टेट से। पोस्टुलेट नंबर 4 देखिए, ठीक है। हमने क्या कहा? द रिवॉल्विंग ऑर्बिट इज एसोसिएटेड टू, किससे एसोसिएटेड है? टू एन एनर्जी लेवल, टू एन एनर्जी लेवल। ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि वो जो रिवॉल्विंग ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एक एनर्जी लेवल से एसोसिएटेड है। सो दीज ऑर्बिट्स आर नेम्ड एज वेरियस एनर्जी लेवल्स। नेम क्या क्या है उनके? KLMNO, ठीक है। नंबर क्या है? और नंबर क्या है? 1 2 3 4। एंड यू सी बच्चों ध्यान देना हमेशा एक बात पे कि ये जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो आपके ऑर्बिट्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, दोज आर इनफाइनाइट इन नंबर। हाउ मच आर दोज आर इनफाइनाइट इन नंबर। आई एम राइटिंग हियर, वो क्या है? इनफाइनाइट है। लेकिन अभी तक जितने भी एटम्स हमने देखे हैं उनके अंदर क्या है? 7 ऑर्बिट्स अभी तक हमें देखने को मिले हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन 7th ऑर्बिट के अंदर तक रिवॉल्व करते हुए देखा गया है। इनफाइनाइट तक अभी तक नहीं गए हैं, लेकिन
इनफाइनाइट इन एवरी एटम, द ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस आर इनफाइनाइट इन नंबर। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन कौन से में कर रहा है वो डिपेंड करेगा mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई पे, ठीक है। और आपको बोले कि भैया हाइड्रोजन के अंदर कितने ऑर्बिट्स हैं, तो आप बोलोगे कि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक है तो पहले ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा, तो सर उसमें तो एक ही ऑर्बिट होता है। नो, हाइड्रोजन ऑल्सो कंटेन्स इनफाइनाइट ऑर्बिट्स, बट इलेक्ट्रॉन उसमें एक है और वो पहले में रिवॉल्व करता है, इट्स ए सेकेंडरी थिंग। ऑर्बिट्स तो उसमें भी कितने हैं, इनफाइनाइट ही हैं। देखिए जैसे मान लीजिए दिस इज द न्यूक्लियस, ये है इसका पहला ऑर्बिट, ये है इसका दूसरा ऑर्बिट, ये है इसका थर्ड ऑर्बिट, नाउ इट्स बीन देयर फोर्थ ऑर्बिट, नाउ इट्स फिफ्थ ऑर्बिट। क्या आपको समझ में आ रही है बात? तो देखिए ये है K L M N O, इसको आप नंबर में भी दे सकते हैं 1 2 3 4 5। ये सब क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट्स। बोलो जी बात समझ में आती है कि नहीं आती? मैंने आधा लिखा है ना, आधा आपको शो ऑफ किया है, तो समझ में आई बात। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको हमने क्या बोला है, K L M N O P Q, ऐसे ऑर्बिट्स के नाम दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके। उन ऑर्बिट्स को क्या दिया है हमने, नंबर भी दिया है। ओके, समझ में आ रही है यहां तक की बात? चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट की हम बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा पोस्टुलेट है, ध्यान देना। हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में, मतलब अपनी स्टेशनरी स्टेट में या ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो वहां से एनर्जी एमिट नहीं करता है, स्टेबलाइज है, वहीं पे वो रिवॉल्व करता रहेगा फॉर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम, दैट मीन्स लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर नेक्स्ट ऑर्बिट में जाता है तो वो हायर एनर्जी लेवल है। देखिए इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स इन नेक्स्ट ऑर्बिट देन द नेक्स्ट ऑर्बिट is having more energy and electron is to be given the difference of energy to jump। जंप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिफरेंस ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कहते हैं बच्चों। बोलिए बात समझ में आई क्या? एंड द रिक्वायर्ड, या फिर हम बोलेंगे कि उसको जंप करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कितनी है बच्चों? देखिए मैं बताता हूं, हायर एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट। कहां से जंप कर रहा है वो, ग्राउंड स्टेट से, तो उस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को आप हायर एनर्जी लेवल जहां पे वो जंप करके जा रहा है उसमें से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। इतनी एनर्जी वो अब्जॉर्ब करेगा। वी हैव टू गिव इट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, हमें किसी बाहर के सोर्स से वो एनर्जी देनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। और साइमल्टेनियसली, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन गेट बैक इन सेम मैनर, इसी मैनर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वापस भी आता है। वाइल यहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा था, एमिशन ऑफ एनर्जी, वो जो एनर्जी का डिफरेंस था उसका एमिशन करके वो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल के अंदर भी क्या करता है, जंप कर सकता है। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तब तो वो एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, अपने से हायर एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, देन वो एब्जॉर्ब करेगा और वो हमें बाहर से देनी पड़ेगी एनर्जी उसको, ठीक है। और उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका एनर्जी का एक्साइटमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर एंड ग्राउंड स्टेट, ठीक है। This next orbit is
एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है बात? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ग्राउंड स्टेट कैसा है उसका, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट 1, ऑर्बिट कौन सा? फर्स्ट। तो फर्स्ट उसकी एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी बच्चों? एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? ऑर्बिट नंबर 2। सेकेंड ऑर्बिट क्या है उसकी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी। इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है गाइस, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या है? पहला ऑर्बिट क्या है उसका? ग्राउंड स्टेट है। वो क्या कर रहा है? जंप कर रहा है और किस में आ गया? सेकेंड ऑर्बिट के अंदर आ गया। तो ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इसका। कौन सा? सेकेंड वाला। अगर वो यहां से यहां पे आ जाता तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो गया। तो थर्ड ऑर्बिट क्या हो जाएगा उसके लिए? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। तो जैसे किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट को अपन उसको एनर्जी देते हैं तो क्या करते हैं? वो नेक्स्ट हायर एनर्जी में चले जाते हैं, वो उसकी एक्साइटेड स्टेट होती है। अगर सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है और उसने एक ऑर्बिट जंप कर लिया है तो वो पहले एक्साइटेड स्टेट में चला गया, दो जंप कर लिया तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ऐसे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल्स में जंप करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। दो टर्म्स देखिए, एक तो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और एक है हमारे पास सेपरेशन एनर्जी। ये दो हैं, इन पे फोकस कीजिएगा। क्या है देखिए, जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को मैं कहां ले जाऊं? इससे डोनेट करवा दूं, ठीक है ना। ध्यान देना इस बात पे। दो काम यहां पे किए जा सकते हैं। एक तो उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट से, ठीक है ना, उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट या उसकी ग्राउंड स्टेट से मैं क्या करता हूं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करवा दूं, ठीक है ना, लिबरेट करवा दूं। ध्यान देना इस बात पे, मैं क्या कह रहा हूं? ये इसका ग्राउंड स्टेट है, मैं इसको ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान देना। लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अभी अपनी एक्साइटेड स्टेट में है, पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? सेकेंड ऑर्बिट। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और वहां से मैं उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हूं तो जो एनर्जी लगेगी वो क्या होगी? सेपरेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उसके ग्राउंड स्टेट से निकालना, और सेपरेशन एनर्जी मतलब उसको उसके एक्साइटेड स्टेट से निकालना, तो वो सेपरेशन एनर्जी कहलाता है। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, ये है आपके पास में इसका पार्ट 1, ठीक है ना। पार्ट 2 में हम इसमें लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर पार्ट 2 अभी शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाने वाला है। हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे, उसमें क्या है? उसकी एप्लीकेशंस हैं, और एप्लीकेशंस के मतलब है कि बोहर ने उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की रेडियस, उस ऑर्बिट की रेडियस की भी बात की थी, उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जहाँ पे वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी एनर्जी की भी बात की थी, और वेलोसिटी की भी बात की थी। ये सब चीज़ें जो है वी विल talk about all these in the second part of the Bohr's model as the applications of Bohr model. Okay, till then, thank you very much. Keep study, keep safe. Thank you.